बातों की वैल्यू। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 7 साल की अदिति और 8 साल का आदित्य भी रहते थे। दोनों बच्चे वैसे तो भाई बहन थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां आदित्य बहुत कम बोलता था, वहीं अदिति बहुत ज्यादा बोलती थी। वो हर बात पर और कभी-कभी तो बिना बात के भी बोला करती थी। मम्मी, आज स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों से सवाल पूछ रही थी और जब मेरी बारी आई तो मैंने टीचर का सवाल पूरा होने से पहले ही सवाल का सही जवाब दे दिया। फिर भी पता नहीं टीचर ने मुझे 10 से सिर्फ 5 नंबर ही क्यों दिए। उसकी मम्मी उसे बहुत समझाती थी कि उसे कम बोलना चाहिए। अदिति बेटी, हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन वो हमेशा मम्मी से कहती कि मम्मी, मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्यादा बोलना क्या होता है। एक दिन बच्चों की बुआ उनके घर रहने आई और अपने साथ दोनों बच्चों के लिए खिलौने भी लाई। आदित्य, ये लो तुम्हारे लिए रोबोट, और अदिति, ये लो तुम्हारी गुड़िया। आदित्य ने रोबोट चुपचाप रख लिया, थैंक यू बुआ जी। लेकिन अदिति हमेशा की तरह बोल पड़ी। बुआ जी, आप ये वाली गुड़िया क्यों लाए? ये वाली गुड़िया तो मेरे पास है। अगर आप मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको पहले ही बता देती कि मुझे कौन सी गुड़िया चाहिए। ठीक है अदिति, अगली बार मैं तुमसे पूछ लूंगी। पूछने की क्या जरूरत है? आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाना। मैं अपने आप एक अच्छी सी गुड़िया पसंद कर लूंगी और फिर आप उसे खरीद लेना। ठीक है। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ, अभी तो आप थके हुए हो। तो बताओ, आप मुझे कब बाजार लेकर जाओगी? क्या? अदिति, बुआ को तंग मत करो। आइए दीदी। मैं तंग थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस बुआ जी से बात कर रही हूँ। अगले दिन बुआ और मम्मी बात कर रहे थे। हम इस बार गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तभी अदिति वहाँ आई और हमेशा की तरह बोलने लगी। नैनीताल तो हम पिछले साल ही गए थे और उससे पिछले साल हम नानी के घर देहरादून भी गए थे। आप कभी देहरादून गए हो? हाँ, एक बार मैं। हम तो वहाँ हर बार गए हैं। हम तो वहाँ बहुत बार गए हैं। आप भी जरूर जाना। गर्मियों में तो वो जगह और भी अच्छी लगती है। आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। आइए दीदी, हम अंदर रसोई में चलते हैं। और उसके बाद आप नैनीताल भी जरूर जाना। आपको वहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। उसी रात अदिति के पापा भी बुआ जी के साथ बात कर रहे थे। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गईं। मुझे तो आपके पास आने का समय ही नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम काम से समय नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैं ही चली आई। तभी अदिति वहाँ आई और बोली, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं अदिति, अभी मैं बुआ जी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप बुआ जी से बात कर लो। ये कहकर अदिति वहीं बैठ गई और उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। पापा और बुआ जी बात करने लगे। मैंने सुना आप बच्चों के लिए गिफ्ट लाई थी, तो क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे ये शर्ट तो बहुत अच्छी है। ये देखकर अदिति से चुप नहीं रहा गया और वो बीच में ही बोल पड़ी। वाह पापा, आपका गिफ्ट तो सच में बहुत अच्छा है। बुआ जी, आप तो पापा के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अच्छे गिफ्ट खरीदने आते हैं। हाँ, तुम्हारी बुआ बहुत अच्छे गिफ्ट खरीदती हैं। लेकिन पता नहीं बुआ जी मेरे लिए ही क्यों वो छोटी सी गुड़िया लेकर आई। पापा, आपको पता है, बुआ जी मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आई। वैसे गुड़िया मेरे पास पहले से ही थी, इसलिए मैंने बुआ जी से कहा कि वो मुझे कुछ और गिफ्ट ला कर दें। और बुआ जी ने मुझसे कहा है कि अगली बार वो मुझसे पूछकर ही मेरे लिए गिफ्ट लाएंगी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अपनी आदत से मजबूर अदिति बिना वजह हर बात पर बोलती रही। आप अभी खाना खा रहे हो?
मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था। आप अभी से सो रहे हो? मैं तो बहुत देर से सोती हूँ। आप अब सोकर जाग रहे हो? मैं तो सुबह सुबह ही जाग जाती हूँ। बुआ जी को उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर जब 3 दिन बाद बुआ जी के जाने का समय आया तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, अगली बार मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बुआ जी, आप बस आ जाना, फिर हम दोनों साथ में बाजार जाकर मेरी पसंद के बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे। बुआ जी, आप हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है आदित्य, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। ये कहकर बुआ जी चली गई। लेकिन अदिति को बुआ जी की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने उदास मन से मम्मी से कहा, मम्मी, बुआ जी ने मेरी बात नहीं मानी और भैया की बात झट से मान ली। मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, अदिति, इसीलिए मैं तुम्हें कम बोलने के लिए कहती थी। कम और मीठा बोलने से हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है, और अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो कोई हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता। अदिति मम्मी की बात समझ गई। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हो मम्मी, आज से मैं कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। इस तरह अदिति की बेवजह बोलने की आदत छूट गई और वो कम बोलने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। इससे हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है। लाल रंग की कार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 6 साल का लड़का अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू का एक बंटी नाम का दोस्त था, जिसके पापा बहुत अमीर थे। वो हमेशा बंटी को नए नए खिलौने लाकर दिया करते थे। लेकिन गट्टू के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गट्टू के लिए नए नए खिलौने ला सकें। इसीलिए गट्टू के पास सिर्फ एक पुरानी सी खिलौने वाली कार थी। एक दिन गट्टू स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे अपने घर के पास एक बहुत सुंदर लाल रंग की खिलौने वाली कार पड़ी दिखाई दी। कार को देखकर उसने सोचा, अरे, इतनी सुंदर कार! ये कार किसकी है? वो कार के पास गया और उसने कार उठा ली। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्यों ना इस कार को मैं ही रख लूं, और जब कार वाला इसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो मैं उसकी कार लौटा दूंगा। ये सोचकर वो कार को अपने साथ घर ले गया। अब गट्टू रोज स्कूल से आकर उस कार से खेलने लगा। धीरे धीरे गट्टू भी भूल गया कि ये उसकी कार नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन गट्टू अपने घर के बाहर बैठा था। तभी वहाँ से 2 लड़के चिंटू और पिंटू गुजर रहे थे। तुझे पता है पिंटू, मेरे पापा मेरे लिए एक लाल रंग की बहुत सुंदर कार लाए थे, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ गुम हो गई। गुम गई? लेकिन कैसे? पता नहीं, मैं तो उसे लेकर इसी गली से अपने चाचा के घर जा रहा था। वहाँ पहुँचकर मैंने अपना बैग चेक किया तो मेरा बैग खुला हुआ था। फिर तो जरूर तुम्हारी कार कहीं गिर गई होगी। उन दोनों की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे जो लाल रंग की कार अपने घर के बाहर मिली थी वो चिंटू की थी। मैं तो भूल ही गया था कि एक दिन मुझे ये कार लौटानी पड़ेगी। फिर उसने दुखी मन से कार को उठाया और उसे लेकर चिंटू के घर की तरफ चल दिया। चिंटू के घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि चिंटू अपने घर के बाहर बैठा बहुत सारी कारों से खेल रहा है। ये देखकर वो बोला, अरे, इस चिंटू के पास तो इतनी सारी सुंदर सुंदर कारें हैं और मेरे पास सिर्फ एक कार है, और वो भी इतनी पुरानी। अगर मैं इसे ये लाल कार ना भी दूं, तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये लाल कार मैं ही रख लेता हूँ। ये सोचकर वो उस कार को वापस अपने घर ले आया। उसी शाम
उसके दादाजी हमेशा की तरह उसे स्कूल का होमवर्क करवा रहे थे। लालच करना बुरी बात है। गट्टू, क्या तुम जानते हो लालच क्या होता है? नहीं दादाजी। लालच का मतलब होता है किसी और की चीज को अपना समझना। लेकिन दादाजी, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई उस चीज को पाने के तरीके में होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले हमारे मन में लालच आता है, फिर उस लालच को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों को चुनते हैं, जैसे कि चोरी, और फिर उस छोटे से लालच की वजह से हम चोर बन जाते हैं। और क्योंकि सभी बुराइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं लालच से होती है, इसलिए लालच सभी बुराइयों में सबसे बुरी है। दादाजी सही कह रहे हैं। लालच की वजह से ही मैंने चिंटू की कार अपने पास रख ली और मैं चोर बन गया। ये सोचकर वो तुरंत कार लेकर चिंटू के घर गया और उसने कार चिंटू को लौटा दी। इस तरह दादाजी की बातों से चिंटू को लालच का मतलब समझ आ गया और फिर उसने कभी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं किया। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की, तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुन के दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है। रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहाँ अब किसी की सुनने वाला था। वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से 2 लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर सारे जवाब सही दिए तो G1 की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए। वेरी गुड।
टिंकू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। स्कूल का होमवर्क। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का शिवम अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। शिवम को खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। इस सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देता था। मम्मी, स्कूल का होमवर्क मैं कल करूँगा। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है शिवम, आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसे ही बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आप सबकी तीनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की नोटबुक चेक करूंगी। इसलिए कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे। ओके टीचर। शिवम का दोस्त अंकित जानता था कि शिवम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने शिवम से कहा, शिवम, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है और इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्या? हाँ। और फिर हमेशा की तरह शिवम अगले दिन पेट दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर से? चलो ठीक है, तुम आज भी घर पर आराम करो। इस तरह शिवम की स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर एक एक कर सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थीं। तभी टीचर ने अपनी घड़ी में देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। ये देखकर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, इसलिए जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स मैं कल चेक करूंगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए शिवम अंकित से मिला तो अंकित ने उसे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊँगा। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक्स चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो गया और एक बार फिर टीचर ने बच्चों से कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स कल चेक होंगी। इस बार भी अंकित ने शिवम को ये बता दिया। आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है कि बाकी बच्चों की नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक चेक करती रही और शिवम कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। छठे दिन जब शिवम ने बहाना लगाने की कोशिश की तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ। तुम तबीयत का बहाना बनाते हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन दोस्तों के साथ खेलते हो। इसलिए आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम चुपचाप स्कूल जाते हो या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? शिवम को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जाता हूँ। शिवम तैयार होकर स्कूल पहुंचा। क्लास में जैसे ही टीचर की नजर उस पर पड़ी, टीचर ने उससे कहा, शिवम, तो आज तुम स्कूल आ ही गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगी। ये सुनकर शिवम बहुत डर गया। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, टीचर, आज मैं नोटबुक्स लाना भूल गया। क्यों? तुम्हें पता था ना कि मैं सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ। फिर तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गए? सॉरी टीचर।
तुम कल नोटबुक्स लेकर जरूर आना और भूल कर भी कल स्कूल की छुट्टी मत करना। ओके टीचर। टीचर की डांट सुनकर शिवम समझ गया था कि अब कुछ भी करके उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, अंकित, क्या तुम मुझे अपने तीनों सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स दे सकते हो? क्यों? तुम मेरी नोटबुक्स का क्या करोगे? टीचर ने तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक्स लाने के लिए कहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करूँगा। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर लेना। नहीं, मुझे लगता है अब मैं इस काम को और नहीं टाल सकता, इसलिए अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। पर तुम कल सुबह तक तीनों नोटबुक्स कैसे कंप्लीट करोगे? पता नहीं, लेकिन अब होमवर्क करना पड़ेगा। अंकित ने शिवम को अपनी नोटबुक्स दे दी। शिवम अपने घर पहुंचा। वो सीधा अपने कमरे में गया और काम करने बैठ गया। वो सारा दिन और सारी रात लगातार काम करता रहा और सुबह होते होते उसने तीनों नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। काम पूरा होने पर उसने चैन की सांस ली। आखिरकार तीनों नोटबुक्स का काम कंप्लीट हो ही गया। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुंचा। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने शिवम से कहा, शिवम, अपनी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। शिवम तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास गया। सारी रात ना सोने की वजह से वो बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। लीजिए टीचर, मेरी नोटबुक्स। टीचर ने शिवम का थका हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसने ये नोटबुक्स सारी रात जागकर कंप्लीट की है। उन्होंने शिवम को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जागकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकान के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल लग रही हैं। शिवम, इसलिए कहते हैं कि हमें अपना सारा काम साथ साथ करना चाहिए, ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सके। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। शिवम टीचर की बात समझ गया। उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम साथ साथ ही करूँगा और कभी किसी काम को कल के लिए नहीं टालूंगा। इस तरह शिवम की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वो हर काम समय पर करने लगा।